जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रूली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी एनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी एनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी एनएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, जिसकी एग्ज़ाम डेट 8 मई 2022 थी। तो आप सभी लोग अपने आंसर को कमेंट करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और आप सभी लोग आंसर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी तैयारी है जो कैसे चल रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप कितना तैयार हैं। क्वेश्चन है, विच इज़ द कॉज ऑफ लेस ऑब्जर्वेशन ऑफ आयरन इन बॉडी फ्रॉम फूड इन इंडिया। भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कौन सा कारण है। यहाँ पूछ रहा है कि भारत में शरीर में भोजन से आयरन का कम अवशोषण का कौन सा कारण है। ऑप्शन ए, टेकिंग टी विथ फूड, भोजन के साथ चाय लेना। ऑप्शन बी, टेकिंग ओनली वेजिटेरियन फूड, केवल शाकाहारी भोजन लेना। ऑप्शन सी, टेकिंग व्हीट डेली, रोजाना गेहूँ लेना। ऑप्शन डी, टेकिंग टी राइस डेली, प्रतिदिन चावल लेना। आपको बताना है कौन सा अवशोषण का कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, टेकिंग टी विथ फूड। टेकिंग टी विथ फूड, भोजन के साथ चाय लेना। कभी भी भोजन के साथ चाय नहीं लेनी चाहिए, ना ही 1 घंटे पहले और ना ही 1 घंटे बाद। उससे पहले आप ले लीजिए, लेकिन खाना खाने से पहले आपको और बाद में चाय नहीं लेना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, या तो खाने से पहले चाय लेंगे या फिर बाद में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपका जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ है उसके अगर सारे पेपर तैयार होंगे अच्छे से, तो काफ़ी अच्छा आपका पेपर जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। तो आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, विच विटामिन इज नोन एज द एंटी हेमरेजिक विटामिन। किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रतौंधी रोग होता है। क्या होता है, रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन के। राइट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। ये सभी पॉइंट आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, द इनफर्टिलिटी अकर्स फ्रॉम विच विटामिन डिफिशियंसी। बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन बी। आपको बताना है कि बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स। बच्चों में रिकेट्स होता है, और जो वयस्क होते हैं उनमें कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। क्या, ऑस्टियोमलेशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। क्या होता है, बांझपन होता है। विटामिन ई की कमी से मनुष्य में बांझपन ज़्यादातर देखने को मिलता है। बांझपन एक ऐसी बीमारी है जो पुरुष और महिला दोनों को हो सकती है। इसका मुख्य कारण जेनेटिक भी होता है। मुख्य कारण जेनेटिक भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए पेलेग्रा, ऑप्शन बी ड्राई बेरी, ऑप्शन सी ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। आपको बताना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है।
आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो रोग है ये वयस्क में होता है और जो रिकेट्स होता है वो बच्चों में होता है। तो इसका डिफरेंस आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी रिकेट्स देते हैं और कभी कभी ऑस्टियोमलेशिया भी देते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा जब क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। What should ANM teach mother for starting the supplementary food of the baby after 6 months? 6 माह बाद शिशु को पूरक आहार शुरू करने के लिए एनएम को माँ को क्या सिखाना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 माह बाद शिशु को पूरक आहार जिसे वीनिंग डाइट कहते हैं शुरू करने के लिए एनएम को माँ को क्या सिखाना चाहिए। ऑप्शन ए, कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखें। ऑप्शन बी, स्तनपान बंद कर दें। ऑप्शन सी, तला हुआ भोजन से पूरक भोजन शुरू करें। ऑप्शन डी, कच्चे भोजन से शुरू करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखें वीनिंग डाइट के साथ भी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए पोषण का क्या महत्व है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है। ऑप्शन ए, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की तेजी से वृद्धि और विकास। ऑप्शन बी, चाइल्ड कैन नॉट टेक द जंक फूड, बच्चा जंक फूड नहीं ले सकता है। ऑप्शन सी, इट विल अफेक्ट द इकोनॉमी, यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। ऑप्शन डी, यह माँ पर निर्भर है। आपको बताना है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की तेजी से वृद्धि और विकास के लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए पोषण का महत्व होता है जिससे बच्चे की तेजी से वृद्धि और विकास हो सके। सही पोषण से बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है और पोषण से ही बार बार बीमारी होने से बचाया जा सकता है और कुपोषण के दायरे से मुक्ति भी पाई जा सकती है। इसलिए बच्चे को अच्छा भोजन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एनएम को क्या करना चाहिए। व्हाट एनएम शुड डू इन द एंथ्रोपोमेट्री सर्वे, एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एनएम को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, भौतिक मापन लें, टेक द फिजिकल मेजरमेंट। ऑप्शन बी, टेक द इंटेलिजेंस, बुद्धिलब्धि का मापन करें। ऑप्शन सी, टेक द इकोनॉमी सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण लें। ऑप्शन डी, मेजर द सोशल स्टेटस। एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एनएम को क्या करना चाहिए आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, टेक द फिजिकल मेजरमेंट, भौतिक मापन लें। तो एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट में क्या करते हैं, फिजिकल मेजरमेंट करते हैं, हेड टू टू। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, व्हाई एनएम शुड लर्न द पर्सनल हाइजीन, एनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए। एनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए। ऑप्शन ए, बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखना। ऑप्शन बी, स्वस्थ व्यक्ति की देखभाल करने के लिए। ऑप्शन सी, उसे खुद को तैयार करने के लिए। ऑप्शन डी, कीटाणुनाशक तकनीक बनाए रखने के लिए। एनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए आप लोग आंसर कीजिए अपना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए। एनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता इसलिए करनी चाहिए ताकि बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखा जा सके। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य व्यक्ति में निम्न बातों में सहायता प्रदान करती है, जैसे उसका जो भी रहता है इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है और वो जल्दी अपनी जो भी डिजीज कंडीशन से झेल रहा है उससे जल्दी प्रिवेंट हो सके, इन्फेक्शन ना फैले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, उदर के कौन से भाग हैं। विच आर द पार्ट्स ऑफ द स्टमच,
विच आर द पार्ट्स ऑफ द स्टमच, उदर के कौन से भाग हैं? ऑप्शन ए फंडस, बैक, पाइलोरस। ऑप्शन बी फंडस, बॉडी, पाइलोरस। ऑप्शन सी एपेक्स, बॉडी, पाइलोरस। ऑप्शन डी फंडस, बॉडी, पाइल। आपको बताना है उदर के कौन कौन से भाग हैं। तो उदर के 4 भाग होते हैं, कार्डियक होता है, फंडस होता है, बॉडी होती है और पाइलोरस होता है। कितने होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। फंडस, बॉडी, पाइलोरस। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन प्रोड्यूस एंजाइम लाइपेज, मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी पैनक्रियाज। मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पैनक्रियाज, अग्नाशय। कौन करता है? पैनक्रियाज। मानव शरीर में पैनक्रियाज वह अंग है जो लाइपेज उत्पन्न करता है। लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा को विभाजित करता है ताकि आंत में इसका अवशोषण हो सके। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द कॉल्ड द कवरिंग ऑफ आउटर लेयर ऑफ लंग्स, फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लूरा, ऑप्शन बी म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी ब्रोंची, ऑप्शन डी ब्रोंकियल्स। आपको बताना है कि फेफड़ों की बाहरी आवरण या परत को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लूरा। राइट आंसर ऑप्शन है प्लूरा। फेफड़े की बाहरी आवरण की परत को फुफ्फुस आवरण या प्लूरा कहते हैं। यह फेफड़ों की बाहरी आघात से बचाने का कार्य करता है। प्रत्येक फेफड़ा 2 झिल्लियों में आवृत रहता है जिसे प्लूरा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज मैस्टिकेशन, व्हाट इज मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन क्या है? ऑप्शन ए चबाने का कार्य, ऑप्शन बी पचाने का कार्य, ऑप्शन सी निगलने का कार्य, ऑप्शन डी नष्ट करने का कार्य। व्हाट इज मैस्टिकेशन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन है चबाने का कार्य। मैस्टिकेशन क्या है? चबाने का कार्य। मैस्टिकेशन चबाने का कार्य है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को दांतों से कुचलकर पीस लिया जाता है। यह पाचन का पहला चरण होता है और एंजाइमों द्वारा अधिक कुशल ब्रेकडाउन की अनुमति देने के लिए खाद्य पदार्थों की सतह के क्षेत्र को बढ़ाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Which health education should be given to prevent the urinary tract infection? मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए? यूटीआई को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए? ऑप्शन ए होल्ड द यूरिन एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके मूत्र को रोकना चाहिए। ऑप्शन बी डू नॉट वॉश द प्राइवेट पार्ट को ना धोएं। ऑप्शन सी डू नॉट होल्ड द यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक मूत्र को रोक कर ना रखें। ऑप्शन डी डू नॉट कट द प्यूबिक हेयर। आपको बताना है कि यूटीआई को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, डू नॉट होल्ड द यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक मूत्र को रोक कर ना रखें। मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए लंबे समय तक मूत्र को रोककर नहीं रखना चाहिए। लंबे समय तक मूत्र को रोक के रखने से यूटीआई होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, जो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है? अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है? ऑप्शन ए पसीने की ग्रंथियों में छिद्रों का बंद या जाम होना, ऑप्शन बी त्वचा के बालों का टूटना, ऑप्शन सी
त्वचा का सूखना, ऑप्शन डी त्वचा का फटना। आपको बताना है अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों को बंद हो जाना या जाम जाना। अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों के बंद होने या जाम होने के कारण त्वचा में संक्रमण हो जाता है। इसमें स्किन फूल जाती है और दाने जैसे निशान बनने लगते हैं जो बहुत ज़्यादा खुजली करते हैं। त्वचा के संक्रमण में मुख्यतः सेल्यूलाइटिस, इम्पैटिगो ये सभी शामिल होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंटली हेल्दी पर्सन। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता में से एक है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में से एक है। ऑप्शन ए यूज ऑफ मोर डिफेंस मैकेनिज्म, अधिक रक्षात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग। ऑप्शन सी लगातार अतीत में रहना। ऑप्शन सी खुद की सीमा की अपेक्षा। ऑप्शन डी अच्छी दोस्ती, अच्छे रिश्तेदार, गुड फ्रेंडशिप, गुड रिलेशनशिप। निम्नलिखित में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता में से एक है, आपको बताना है। तो एक मानसिक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं अच्छी दोस्ती, अच्छे रिश्ते बनाना, संतोषी और प्रसन्नचित्त रहना, भय, क्रोध, प्रेम, द्वेष, निराशा, अपराध आदि आवेगों से व्यथित नहीं होते हैं। ये ममत्वशील होते हैं और दूसरों की भावनाओं पर ध्यान रखते हैं। वे अपनी योग्यता और क्षमता को ना तो अत्यधिक महत्व देते हैं और ना ही अत्यधिक हीन समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, गुड फ्रेंडशिप एंड गुड रिलेशनशिप। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक सहज प्रतिक्रिया जो मन आजमाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग करता है जो चिंता या संकट का कारण बनती है, क्या कहलाती है। एक सहज प्रतिक्रिया जो मन आजमाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग करता है जो चिंता या संकट का कारण बनती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन ए डिफेंस मैकेनिज्म, ऑप्शन बी स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी फ्लाइट रिस्पांस, ऑप्शन डी सुपर ईगो। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षात्मक प्रतिक्रिया। रक्षात्मक प्रतिक्रिया एक सहज प्रतिक्रिया जो मन आजमाने में ऐसी स्थिति से निपटने का उपयोग करता है जो चिंता या संकट का कारण बनता है, उसे रक्षात्मक प्रतिक्रिया कहते हैं। ये वे व्यवहार हैं जिनका उपयोग लोग अप्रिय घटनाओं, कार्यों या विचारों से खुद को अलग करने के लिए करते हैं ताकि चिंता और स्वीकार के आवेगों में भावनाओं से बचाव किया जा सके और किसी की स्वसीमा को बनाए रखा जा सके। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है गलत समायोजन की कौन सी विशेषताएं हैं। गलत समायोजन की कौन सी विशेषताएं हैं। विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माल एडजस्टमेंट। ऑप्शन ए वापसी, स्कूल, अस्वीकृति, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, नशा करना। ऑप्शन बी स्वीकृति, दैनिक जीवन कार्य, मिजाज बदलना। ऑप्शन सी हंसना, मिजाज बदलना। ऑप्शन डी उच्च नैतिक मूल्य, बालों की देखभाल। इसमें पूछ रहा है कि विच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माल एडजस्टमेंट, गलत समायोजन की कौन सी विशेषताएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, वापसी, स्कूल, अस्वीकृति, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और नशा करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। ये सभी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड प्रमोटिंग द हेल्दी लाइफ स्टाइल इन चाइल्डहुड। किस स्तर की रोकथाम में बचपन से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है। ऑप्शन ए टर्सरी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी प्राइमोडियल इन्फेक्शन।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्राइमरी प्रिवेंशन। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्राइमरी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन चार प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस चरण को संचरण के चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जा सकता है? निम्नलिखित में से किस चरण को संचरण के चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जा सकता है? ऑप्शन ए, खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार। ऑप्शन बी, रोग की अधिसूचना। ऑप्शन सी, रोग की निगरानी। ऑप्शन डी, बीमार व्यक्ति के प्रयोगशाला परीक्षण। बीमार व्यक्ति के प्रयोगशाला परीक्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ फूड हाइजीन। खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्ट्यूसिस वूपिंग कफ? कुकर खांसी, पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ के संचरण का तरीका है। ऑप्शन ए, कॉन्टैक्ट। ऑप्शन बी, ड्रॉपलेट। ऑप्शन सी, डायरेक्ट। ऑप्शन डी, इनडायरेक्ट। आपको बताना है कि कुकर खांसी का या पर्ट्यूसिस के संचरण का तरीका क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, ड्रॉपलेट, छोटी बूंदे, ड्रॉपलेट। राइट आंसर ऑप्शन बी। कुकर खांसी को वूपिंग कफ, पर्ट्यूसिस और 100 डे ऑफ कफ भी कहते हैं। कुकर खांसी खांसने, छींकने और यहाँ तक कि बात करने से उत्पन्न श्वास बूंदों से भी फैलता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति दूसरे के निकट संपर्क में रहते हुए बीमारी फैलते हैं। और इसका जो कॉज्टिव ऑर्गेनिज्म है वो है बॉर्डोटेला पर्ट्यूसिस। बॉर्डोटेला पर्ट्यूसिस याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। बॉर्डोटेला पर्ट्यूसिस। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, विच इज द कॉज्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स? खसरा का कारक जीव क्या है? आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकल बेसिलाई। ऑप्शन बी, ई कोलाई। ऑप्शन सी, ग्राम नकारात्मक या निगेटिव स्टेफिलोकोकल बेसिलाई। ऑप्शन डी, सीरोटाइप के साथ सिंगल स्टैंडर्ड अनाच्छादित आरएनए वायरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। खसरा का कारक जीव एक सीरोटाइप के साथ सिंगल स्टैंडर्ड अनाच्छादित आरएनए वायरस है, जिसे मीजल वायरस भी कहते हैं। खसरा एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो तेजी से फैलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। पैरामिक्सो वायरस परिवार के वायरस के द्वारा सीधे संपर्क में आने से होता है। तो राइट आंसर, इसके जो इस बीमारी के लक्षण हैं, मुंह में सफ़ेद धब्बे, बुखार, खांसी और गले में खराश आदि का होना। ये सभी क्या है? लक्षण है मीजल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। व्हाट इज द मेन साइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? व्हाट इज द मेन साइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? क्षय रोग के मुख्य लक्षण क्या हैं? ऑप्शन ए, 3 सप्ताह से अधिक खांसी। यहाँ पे खांसी होगा। ऑप्शन बी, कभी कभी खांसी। ऑप्शन सी, केवल रात के समय में खांसी। ऑप्शन डी, हल्की खांसी। क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है? आपसे ये पूछा है। क्षय रोग के मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं? 3 सप्ताह से अधिक खांसी का आना, छाती में दर्द होना, बलगम आना, सांस फूलना, भूख न लगना, थकान और पसीना आना, रात में बिना कारण वजन में बहुत ज़्यादा कमी होना, लगातार बुखार बना रहना, मांसपेशियों का नुकसान, ये सभी क्षय रोग के लक्षण हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, 3 सप्ताह से अधिक खांसी आना। राइट आंसर ऑप्शन ए। और इसके लिए डॉट्स थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन है? रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन है? हु इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द डाटा इन कलेक्टिंग द पेशेंट हिस्ट्री?
ऑप्शन ए रोगी के रिश्तेदार, पेशेंट रिलेटिव। ऑप्शन बी केस फाइल ऑफ पेशेंट, रोगी की केस फाइल। ऑप्शन सी मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम, स्वास्थ्य देखभाल टीम। ऑप्शन डी पेशेंट हिमसेल्फ, खुद रोगी। रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, पेशेंट खुद होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत खुद रोगी ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज हाइपोक्सीमिया? ऑप्शन ए रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर। ऑप्शन बी शरीर में ऑक्सीजन का निम्न स्तर। ऑप्शन सी शरीर में रक्त का निम्न स्तर। ऑप्शन डी रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का निम्न स्तर। आपको बताना है हाइपोक्सीमिया क्या है। हाइपोक्सीमिया क्या है? व्हाट इज हाइपोक्सीमिया? हाइपोक्सीमिया रक्त में ऑक्सीजन के निम्न स्तर को व्यक्त करता है। यह एक खतरनाक स्थिति है या फेफड़ों से संबंधित समस्याएं जैसे कैंसर, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस आदि के कारण हो सकती है, क्योंकि खून पर्याप्त मात्रा में ऊतकों तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज़ का आकलन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? आपसे कह रहा है क्वेश्चन, शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज़ का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी पाल्पेशन, ऑप्शन सी परकशन, ऑप्शन डी अस्कल्टेशन। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अस्कल्टेशन। राइट आंसर ऑप्शन डी अस्कल्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पेट की शारीरिक जांच के दौरान एक नर्स कैसे पहचानेगी कि पेट में तरल पदार्थ या गैस या ठोस भरा है? पेट की शारीरिक जांच के दौरान एक नर्स कैसे पहचानेगी कि पेट में तरल पदार्थ या गैस या ठोस भरा है? ऑप्शन ए बाय ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी बाय अस्कल्टेशन, ऑप्शन सी बाय लिसनिंग द शुड बाय ईयर्स, कानों से ध्वनि सुनने से। ऑप्शन डी बाय परकशन, आघात से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बाय परकशन। राइट आंसर ऑप्शन डी बाय परकशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द वीक डिफिकल्ट टू पाल्पेट पल्स कॉल्ड? कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इरेगुलर, ऑप्शन बी ट्रेंडी, ऑप्शन सी विजाइमिनल, ऑप्शन डी डाइक्रोटिक। आपको बताना है कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रेंडी। राइट आंसर ऑप्शन बी ट्रेंडी। कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को ट्रेंडी कहते हैं। ट्रेंड पल्स कमजोर पल्स वह होती है जिसे महसूस करना मुश्किल होता है, वह थोड़े दबाव से ही आसानी से खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन गर्भपात का सिक्वेल है? निम्नलिखित में से कौन सा गर्भपात का सिक्वेल है? ऑप्शन ए इनफर्टिलिटी, ऑप्शन बी हैमरेज, ऑप्शन सी यूट्राइन परफोरेशन, ऑप्शन डी सर्वाइकल इंजरी। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गर्भपात का सिक्वेल है? इनफर्टिलिटी, हैमरेज, यूट्राइन परफोरेशन, ऑप्शन डी सर्वाइकल इंजरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी हैमरेज, रक्तस्राव। राइट आंसर ऑप्शन बी। गर्भपात का सिक्वेल है रक्तस्राव का होना। गर्भावस्था में खून बहना सामान्य हो सकता है, पर कई बार यह सामान्य न होकर के गर्भपात शुरुआती लक्षण होता है। यह हार्मोन की कमी के कारण भी होता है, जिसके कारण गर्भपात अपने आप हो जाता है।
रक्त का स्त्राव होने लगता है और जब रक्त 24 घंटे के अंदर 500 ml से अधिक होता है तो यह पीपीएच भी होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है? क्वेश्चन कह रहा है उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है? ऑप्शन ए एपनिया, ऑप्शन बी स्लीप एपनिया, ऑप्शन डी आर्थोपिनिया, ऑप्शन डी डिस्पिनिया। आंसर कीजिए आप लोग। उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है? एपनिया, स्लीप एपनिया, ऑर्थोपिनिया और डिस्पिनिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्थोपिनिया। आर्थोपिनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है और इस कंडीशन में व्यक्ति को सोते उठते बैठते सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है? संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डिसइंफेक्शन, कीटाणु शोधन, ऑप्शन बी टर्मिनल डिसइंफेक्शन, ऑप्शन सी असेप्सिस, ऑप्शन डी असेप्टिक टेक्निक, कीटाणुनाशक तकनीकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। टर्मिनल डिसइंफेक्शन संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना टर्मिनल कीटाणु रोधन कहलाता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए सल्फर या फार्मोलिन के सॉल्यूशन से किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फीटस बिकम्स वाइबल इज कॉल्ड। भ्रूण के जीवन क्षम होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को कहा जाता है? ऑप्शन ए इम्प्लांटेशन, ऑप्शन बी अबॉर्शन, ऑप्शन सी ओवल्यूशन, ऑप्शन डी लेबर। भ्रूण के जीवन क्षम होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, अबॉर्शन, गर्भपात। क्या कहते हैं? गर्भपात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। अकॉर्डिंग टू NIPI गाइडलाइन फ्रॉम विच मंथ द आयरन टैबलेट आर स्टार्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? NIPI की गाइडलाइन के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां किस महीने से शुरू की जाती हैं? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पाँचवा, ऑप्शन डी छठा। आपको बताना है कि NIPI की गाइडलाइन के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां किस महीने से शुरू की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चौथे महीने से। कब से? चौथे महीने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात की अनुमति केवल किस सप्ताह तक है? यहाँ पर केवल शब्द का यूज किया गया है। इसमें कहा गया है कि MTP अधिनियम 1971 के भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात की अनुमति केवल किस सप्ताह तक है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 28। MTP अधिनियम 1971 के भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात की अनुमति केवल 20 सप्ताह तक की होती है। गर्भ का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है 20 सप्ताह। लेकिन MTP में जो संशोधन किया गया है 2021 में, उसके अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की सीमा को 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भपात की सीमा 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है 20 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
कौन सा हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के लिए प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं है? यहाँ पे पूछा है प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं है। ऑप्शन ए मल्टीपल प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी प्राइमी पारा, ऑप्शन सी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन डी माल न्यूट्रिशन। कौन सा हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के लिए प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी माल न्यूट्रिशन या कुपोषण। कुपोषण हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के लिए प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं है, क्योंकि कुपोषण वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति के आहार में सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं होते हैं। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। हाइपरमेसिस ग्रेविडारम एक गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्या है, जिसके लक्षणों में गंभीर मतली, उल्टी, वजन घटना और बेहोशी या चक्कर आना शामिल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया कितने प्रकार के होते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। प्लेसेंटा प्रीविया कितने प्रकार के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। राइट आंसर ऑप्शन डी 4। कितने प्लेसेंटा प्रीविया कितने टाइप का होता है? 4 प्रकार का होता है। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। तो कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया और पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया और लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये 4 तरह के होते हैं, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कितने क्लींस की जांच करनी पड़ती है? प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कितने क्लींस की जांच करनी पड़ती है? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिए, क्लींस। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए 7 क्लींस की जांच करनी पड़ती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार प्रसव के समय इन 7 क्लींस को पालन में बढ़ावा देता है। साफ हाथ, साफ पेरिनियम, साफ वातावरण सतह, साफ वार्ड, साफ बांधने वाले उपकरण और साफ काटने वाली सीजर। तो ये सभी प्रक्रियाएं प्रसव के दौरान संक्रमण के बचाने के लिए की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अपगार। अपगार स्कोर 4 से 6 को नवजात में क्या माना जाता है? अपगार स्कोर को 4 से 6 नवजात में क्या माना जाता है? ऑप्शन ए नील, शून्य, ऑप्शन बी सीवियर डिप्रेशन, ऑप्शन सी माइल्ड डिप्रेशन, ऑप्शन डी नो डिप्रेशन, कोई अवसाद नहीं। 4 से 6 को नवजात में क्या माना जाता है? अपगार का फुल फॉर्म होता है, ए का मतलब अपेरेंस, पी का मतलब पल्स, जी का मतलब ग्रीमेज, ए का मतलब एक्टिविटी एंड आर का मतलब रिस्पायरेशन। अपगार स्कोर जन्म के ठीक बाद शिशुओं का किया गया एक परीक्षण है, जिससे उसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है, जैसे श्वास लेने में समस्या है या नहीं, बच्चे का रंग कैसा और उसके दिल की धड़कन आदि। 4 से 6 के अपगार का मतलब है कि बच्चा अच्छी स्थिति में है और उसे कुछ पुनर्जीवी जीवन उपायों की आवश्यकता नहीं है। अपगार स्कोर 4 से कम होने का मतलब है कि नवजात की हालत खराब है और उसे तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी माइल्ड डिप्रेशन। कैसा? माइल्ड डिप्रेशन 4 से 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन ए माँ के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विथ मदर, ऑप्शन बी बच्चे को रबर सीट पर रखना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चे को खिड़कियों के पास रखना चाहिए, ऑप्शन डी बच्चे को ठंडी दीवार के पास रखना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विथ मदर, माँ के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क। ये किसमें करते हैं? KMC। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल बंधन
को उपयोग करके नवजात शिशु में किस रोग को रोका जा सकता है? प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल बंधन को उपयोग करके नवजात शिशु में किस रोग को रोका जा सकता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी टिटनेस, ऑप्शन डी कंजक्टिवाइटिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी टिटनेस। राइट आंसर ऑप्शन सी टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किसे गर्भधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे गर्भधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है? ऑप्शन ए फीटल मूवमेंट, ऑप्शन बी चेंज ऑफ द यूट्रस, ऑप्शन सी ब्रेस्ट चेंज, ऑप्शन डी मॉर्निंग सिकनेस। निम्नलिखित में से किसे गर्भधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फीटल मूवमेंट। राइट आंसर ऑप्शन ए फीटल मूवमेंट। भ्रूण संचलन को गर्भधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है क्योंकि गर्भावस्था के सकारात्मक संकेत वे होते हैं जिनकी निश्चित रूप से गर्भावस्था के रूप में पुष्टि की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए फीटल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पार्टोग्राफ में गर्भाशय फैलाव किसका प्रतीक दर्शाया गया है? पार्टोग्राफ में गर्भाशय फैलाव किसका प्रतीक दर्शाया गया है? ऑप्शन ए एक्स, ऑप्शन बी वाई, ऑप्शन सी जेड, ऑप्शन डी ए। पार्टोग्राफ में गर्भाशय का फैलाव एक्स प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। पार्टोग्राफ लेबर के दौरान मुख्य डेटा मदर और फीटस का एक समग्र ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है जिसे कागज की एक शीट पर लेबर के समय दर्ज किया जाता है। और पार्टोग्राफ फर्स्ट स्टेज में जब 4 सेंटीमीटर सर्विस का डायलेशन हो जाता है तब से भरना स्टार्ट करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बच्चे की डिलीवरी प्रसव के किस चरण में होती है? बच्चे की डिलीवरी प्रसव के किस चरण में होती है? ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी सेकंड स्टेज, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। बच्चे की डिलीवरी किस स्टेज में होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सेकंड स्टेज में। कब होती है? सेकंड स्टेज में। बच्चे की डिलीवरी प्रसव के दूसरे चरण में होती है। यह अवस्था तब शुरू होती है जब गर्भाशय ग्रीवा पूर्णतः खुल जाती है और शिशु के जन्म होने तक लगभग 1 से 2 घंटे बनी रहती है। इस अवस्था में प्रत्येक संकुचन के साथ जोर लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे शिशु को आसानी से जन्म दिया जा सके। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन प्रसव के चौथे चरण के प्रबंधन के रूप में नहीं किया जा सकता? यहाँ पे नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रसव के चौथे चरण के प्रबंधन के रूप में नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए माँ के पेरिनियल वॉश देना, माँ को पेरिनियल वॉश देना, टू गिव पेरिनियल वॉश टू मदर, ऑप्शन बी रक्तस्राव नाड़ी और रक्तचाप का आकलन करना, ऑप्शन सी माँ की त्वचा के रंग और बच्चे की स्थिति का निरीक्षण करना, ऑप्शन डी प्लेसेंटा और गर्भनाल का आकलन करना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव के चौथे चरण के प्रबंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है, मतलब किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी प्लेसेंटा और गर्भनाल का आकलन, क्योंकि यह थर्ड स्टेज में होता है। किस में होता है? थर्ड स्टेज में। फोर्थ स्टेज में ऑब्जर्वेशन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज ओलिगोहाइड्रोमेनियास? ओलिगोहाइड्रोमेनियोस क्या है? ऑप्शन ए एमनियोटिक द्रव 1500 ml लीटर से अधिक, ऑप्शन बी एमनियोटिक द्रव 1500 ml से कम, ऑप्शन सी एमनियोटिक द्रव 300 ml से कम, ऑप्शन डी एमनियोटिक द्रव 300 ml से अधिक। आपको बताना है ओलिगोहाइड्रोमेनियास क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी एमनियोटिक द्रव 300 ml से कम, एमनियोटिक फ्लूइड 300 ml से कम ओलिगोहाइड्रोमेनियास कहलाता है। और जब ज़्यादा होता है तो क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमेनियास। क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमेनियास। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय को शरीर के किस अंग में पहुंचता है? गर्भावस्था के 36 सप्ताह
में गर्भाशय को शरीर के किस अंग में पहुंचता है? ऑप्शन ए सिम्फाइसिस प्यूबिस, ऑप्शन बी जीफी स्टर्नम, ऑप्शन सी बिटवीन अम्लाइकस एंड जीफी स्टर्नम, ऑप्शन डी अम्लाइकस। आपको बताना है गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय कोश शरीर के किस अंग में पहुंचता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जीफी स्टर्नम तक। कहाँ तक? जीफी स्टर्नम तक। गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय को शरीर के जीफी स्टर्नम अंग में पहुंचता है। इस समय गर्भाशय के शीर्ष को नाभि से लगभग 5 इंच ऊपर मापा जा सकता है, क्योंकि गर्भाशय का शीर्ष उतना ऊंचा होने के कारण सांस लेने में परेशानी हो सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जीफी स्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पेल्विक नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा संकेत मिलता है? पेल्विक नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा संकेत मिलता है? ऑप्शन ए बैक एक, ऑप्शन बी वेरिकोज वेन, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन डी हार्टबर्न हृदय जलन। पेल्विक नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा संकेत मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन वेरिकोज वेन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए और आंसर कीजिए। प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बनता है? प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बनता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बनता है? प्लेसेंटा पूरी तरह से 12 सप्ताह में बनता है और बच्चे के लिए पोषण लेने के लिए तैयार रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 12 सप्ताह। कब? 12 सप्ताह। और ये एक टेम्परेरी ऑर्गन है जो डिलीवरी के बाद एक्सपेल आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण जहाँ एंडोमेट्रियम अधिक संवहनी हो जाती है और बहना शुरू हो सकता है या हो जाती है? मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण जहां एंडोमेट्रियम अधिक संवहनी हो जाती है और बहना शुरू हो जाती है? ऑप्शन ए रीजनरेटिव फेज, ऑप्शन बी प्रोलिफरेटिव फेज, ऑप्शन सी सेक्रेटरी फेज, ऑप्शन डी मेंस्ट्रुएशन फेज। आपको बताना है मासिक चक्र का वह कौन सा चरण होता है जहां एंडोमेट्रियम अधिक संवहनी हो जाती है और बहना शुरू हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी सेक्रेटरी फेज। राइट आंसर ऑप्शन सी सेक्रेटरी फेज। मासिक धर्म चक्र का स्रावी चरण है जहां एंडोमेट्रियम अधिक संवहनी हो जाती है और बहना शुरू हो सकता है। यह चरण हमेशा चक्र के 14वें दिन से 25वें दिन तक होता है। एलएच ल्यूटनाइजिंग हार्मोन द्वारा प्रेरित प्रोजेस्टेरॉन इस चरण के दौरान संभावित निषेचित डिम्ब आरोपण के लिए कार्पस ल्यूटियम और एंडोमेट्रियम तैयार करने के लिए प्रमुख हार्मोन्स हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सेक्रेटरी फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटों में शोषक सैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है? मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटों में शोषक या सैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है? ऑप्शन ए हर 2 घंटे में, ऑप्शन बी हर 4 घंटे में, ऑप्शन सी हर 1 घंटे में, ऑप्शन डी हर 8 घंटे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी हर 4 घंटे में। मासिक स्वच्छता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक 4 घंटे में सैनिटरी पैड को बदलने की सलाह दी जाती है, जिससे इन्फेक्शन होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जिसके तहत एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसके तहत एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए ट्विंस प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी भ्रूण के स्वस्थ होने की संभावना, ऑप्शन सी बच्चे में गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होना जोखिम, ऑप्शन डी सिजेरियन सेक्शन द्वारा प्रसव का जोखिम। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसके तहत एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। बच्चे के गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम है तो एमटीपी के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है।
एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त तब किया जाता है जब बच्चे में गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम होता है। डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या गुणसूत्र की कमी की स्थिति में भी एमटीपी कराया जा सकता है, या फिर रेप की स्थिति में अनचाहे गर्भ को एमटीपी अधिनियम के तहत समाप्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो आप लोग बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसको मैंने 50 क्वेश्चन इसके सॉल्व करा है। तो आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों की तैयारी कितनी है और 50 में आपके कितना स्कोर रहा है। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे लेके आएंगे। आज 50 क्वेश्चन कराएं, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अपना स्कोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए।